गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम की बात यूट्यूब चैनल पर। आज है 19 दिसंबर 2020 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 19 दिसंबर 2020 से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही आज के वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट है। इस टेस्ट में कुल 2 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं, तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ग्लोबल ह्यूमन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो हाल ही में ग्लोबल ह्यूमन इंडेक्स की सूची जारी की गई है, यानी कि मानव विकास सूचकांक की जो लिस्ट है वो जारी की गई है, जिसमें हमारा देश भारत 131वें स्थान पर रहा है। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में ग्लोबल ह्यूमन इंडेक्स जो लिस्ट जारी की गई है, इसमें हमारा देश भारत 131वें स्थान पर है। वही अगर बात करें तो पिछले वर्ष इस लिस्ट में भारत की जो रैंकिंग थी वो थी 129वीं, यानी कि इस बार जो है भारत इस रैंकिंग में 2 पायदान नीचे आ चुका है। तो इस बार की इसकी रैंकिंग है 131। वही अगर बात करें तो इस लिस्ट में जो है पहले स्थान पर रहा है नॉर्वे। प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? नॉर्वे। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में जो ग्लोबल ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट इंडेक्स की लिस्ट जारी की गई है, इसमें हमारा देश भारत 131वें स्थान पर है। इसका मतलब क्या होता है? मानव विकास सूचकांक, यानी कि किसी भी देश का अगर मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है तो उसके आधार होते हैं सबसे पहले उस देश में चिकित्सा, दूसरा होता है उसमें शिक्षा, और तीसरा होता है उसमें आमदनी, यानी लोगों की आय कितनी है। तो इन तीनों के आधार पर एक लिस्ट जारी की जाती है जिसका नाम होता है मानव विकास सूचकांक, और इस लिस्ट में भारत की रैंकिंग 131वीं है। तो आपको याद रखना है भारत की रैंकिंग ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 131वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेटा इंडिया ने किस अभिनेता को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है। तो आपको याद रखना है भारतीय अभिनेता है सोनू सूद, और इन्हीं को पेटा इंडिया ने, ठीक है दोस्तों, पेटा इंडिया के द्वारा 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। किन्हें किया गया है? तो सोनू सूद को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी रॉबर्ट लेवांडोस्की ने फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीत लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए, और आपको याद रखना है कि फीफा की जो प्लेयर अवार्ड है, फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड, जिससे कि हाल ही में रॉबर्ट लेवांडोस्की को सम्मानित किया गया है, ये यूरोप महाद्वीप के पोलैंड देश से संबंधित है। यूरोप महाद्वीप में छोटा सा देश है पोलैंड, और इसी के फुटबॉल खिलाड़ी है रॉबर्ट लेवेंडोस्की, जिन्हें हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्पोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है दोस्तों, जो स्पोर्ट्स है, विश्व में स्पोर्ट्स का सर्वोच्च न्यायालय है, जिसे कहा जाता है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, ने अगले 2 साल तक किस देश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, और आपको याद रखना है कि हाल ही में स्पोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय ने रूस देश पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी कि जो अगले ओलंपिक होंगे, ठीक है दोस्तों, 2 वर्ष का जो है प्रतिबंध लगा है। तो अगले वर्ष यानी कि 2021 में जो ये वर्ष आने वाला है, इसमें ओलंपिक होने वाले हैं। कहाँ पर होने वाले हैं? तो जापान के टोक्यो में होने वाले हैं। तो इसमें से जो है रूस को बाहर कर दिया गया है। 2 प्रकार के ओलंपिक होते हैं, एक तो ग्रीष्मकालीन और एक होता है शीतकालीन। तो इन दोनों से रूस जो है बाहर हो चुका है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, और आपको याद रखना है कि स्पोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने अगले 2 साल तक के लिए रूस को जो है इस खेलों से बाहर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश का पहला खेल विश्वविद्यालय किस शहर में बनाया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा, कौन सी राज्य सरकार द्वारा? महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा महाराष्ट्र के शहर पुणे में देश के पहले खेल विश्वविद्यालय का जो है उद्घाटन किया जाएगा, मतलब कि इसकी शुरुआत की जाएगी। तो ये कहाँ बनने वाला है? ये बनने वाला है महाराष्ट्र के पुणे शहर में खेल विश्वविद्यालय। देश का पहला खेल विश्वविद्यालय महाराष्ट्र के पुणे शहर में बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संयुक्त राष्ट्र के यंग चैंपियंस में किस भारतीय को जगह मिली है। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन ने यंग चैंपियंस में 7 लोगों को जगह दी है, यानी कि 7 लोगों को सम्मानित किया है यंग चैंपियंस नाम से। तो इसमें जो भारतीय हैं, भारतीय विद्युत मोहन को इसके लिए चुना गया है, ठीक है दोस्तों, यानी कि ये सम्मानित हुए हैं भारतीय विद्युत मोहन जो है, ये यंग चैंपियंस की जो 7 लोगों की लिस्ट है, इसमें ये भारत के हैं और इन्हें सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, और आपको याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन के यंग चैंपियंस में 7 लोगों की लिस्ट में भारत के विद्युत मोहन शामिल हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, द बेस्ट फीफा मैन के कोच का खिताब किन्होंने जीता है। तो आपको याद रखना है द बेस्ट फीफा मैन के कोच का खिताब जीता लिवरपूल के मैनेजर, ठीक है दोस्तों। लिवरपूल एक टीम है फुटबॉल की, तो लिवरपूल के जो मैनेजर है जुर्गन क्लॉप, तो जुर्गन क्लॉप को जो है द बेस्ट फीफा मैन के नाम से जो है
पद से सम्मानित किया गया है। द बेस्ट फीफा मैन का जो अवार्ड मिला है वो किस कोच को मिला है, तो वह है जुर्गन क्लॉप जो कि लिवरपूल के हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। तो ये थे आज के करंट अफेयर के 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों, और ये आपको याद रखने, साथ ही इनसे जुड़े जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी आप याद रखिएगा। अब चलते हैं कल के वीडियो के टेस्ट पर। कल के वीडियो के अंत में जो 2 क्वेश्चन थे, ठीक है दोस्तों, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न था, भारत की राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के संविधान में राष्ट्रपति का उल्लेख है, तो आपको बताना था भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 52 में। ठीक है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है भाग 5 में। संविधान का जो भाग 5 है इसमें राष्ट्रपति का उल्लेख है, जो शुरू होता है 52वें अनुच्छेद से। तो भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख, यानी कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, ये किस अनुच्छेद में लिखा गया, ये लिखा गया अनुच्छेद 52 में। अब अगर हम राष्ट्रपति से जुड़े कुछ अन्य अनुच्छेदों की बात करें तो वो इस प्रकार है। सबसे पहला आता है अनुच्छेद 52, जैसा कि हमने पढ़ा पद का उल्लेख, इसके अनुसार जो है राष्ट्रपति का पद होगा भारत में। अनुच्छेद 53, कार्यपालिका का प्रधान होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है, इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये कि कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो कार्यपालिका का प्रधान होता है राष्ट्रपति। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रधान कहा गया है, तो अनुच्छेद 53 में लिखा गया है। अनुच्छेद 54 आता है निर्वाचन, यानी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार किया जाएगा, ये किस में लिखा गया, ये अनुच्छेद 54 में लिखा गया है। अनुच्छेद 56, कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष तक, या फिर 5 वर्ष से पहले भी इसे महाभियोग लगाकर, ठीक है दोस्तों, महाभियोग की प्रक्रिया से इसे हटाया जा सकता है, और ये जो है बीच में भी अपना इस्तीफा दे सकता है। तो ये लिखा गया अनुच्छेद 56 में इसके कार्यकाल के बारे में। इसके बाद आता है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में इसकी योग्यता लिखी गई है, ठीक है दोस्तों, जैसे कि इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो इसकी उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, तो इस प्रकार की योग्यता लिखी गई है अनुच्छेद 58 में। इसके बाद आता है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में जो है इसके बारे में शपथ के बारे में लिखा गया है कि जब राष्ट्रपति जो बनने वाला होता है उसको शपथ कौन दिलाता है, तो उसे दिलाता है जो सर्वोच्च न्यायालय है भारत का, उसका मुख्य न्यायाधीश। उसकी अनुपस्थिति में जो उसके निचला पद होता है वो जो है शपथ दिला सकता है राष्ट्रपति को। ठीक है दोस्तों, तो शपथ के बारे में किस अनुच्छेद में लिखा गया है, तो अनुच्छेद 60 में लिखा गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 सबसे इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है, इसमें महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, कि राष्ट्रपति को जो है महाभियोग के द्वारा हटाए जाते हैं, और ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है, तो 61 में लिखा गया। ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे कुछ दिनों पहले पूछा था कि जो राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 61 में है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में लिखा गया है क्षमादान। जैसा कि आप जानते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है इसे किसी भी अपराधी को क्षमा करने का, ठीक है दोस्तों, या उसकी जो सज़ा होती है उसका समय घटाने का या उसे परिवर्तित करने का अधिकार होता है अनुच्छेद 72 के तहत। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान का जो है निर्णय देने की जो दी गई है, ठीक है दोस्तों, शक्ति दी गई है, तो वो अनुच्छेद 72 के द्वारा दी गई है। फिर आता है अनुच्छेद 111, जिसमें है वीटो की शक्ति। ठीक है दोस्तों, जब भी कोई विधेयक जो है संसद यानी कि राज्यसभा लोकसभा से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो इसे एक प्रकार की वीटो की शक्ति दी गई है। इसमें पहला तो ये होता है कि ये उस पर जो अपना निर्णय दे दे, यानी कि उसे स्वीकार कर ले। दूसरा होता है कि उसके स्वीकार न करे और अपनी जो है पॉकेट में रख ले, तो ये एक पॉकेट वीटो भी होता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा होता है कि वो उसे वापस भेज दे। ठीक है दोस्तों, कि राज्यसभा और लोकसभा में जो संसद है उसमें उसे वापस भेज दे उस विधेयक को। तो ये 3 प्रकार की शक्ति होती है वीटो की शक्ति में, जो कि अनुच्छेद 111 में लिखी गई है। इसके बाद सबसे अंत में आता है अनुच्छेद 352, 356 और 360। इसके बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया। अनुच्छेद 352, 356 और 360 ये क्या है, तो ये भारत में आपातकालीन शक्तियां हैं जो कि राष्ट्रपति को प्राप्त है। अनुच्छेद 352 में क्या होता है, अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। आपको याद रखना, अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में आता है राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 360 होता है वित्तीय आपातकाल। तो ये 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं जो कि राष्ट्रपति की एक शक्तियां हैं, जो लिखा गया 352 में, 356 में और 360 में। तो आप चाहे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही उपयोगी रहेगा ये आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 था, संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष कानूनी अधिकार में बदला गया था। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा वाला हुआ था, तो 44वां हुआ था। 44वां संविधान संशोधन जब हुआ, कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था। तो संपत्ति के अधिकार को सन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के जो है तहत बदला गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है। जैसे कि संपत्ति के अधिकार को कब बदला गया था कानूनी अधिकार में, तो 1978 में। 44वां संविधान संशोधन जो है किस वर्ष हुआ था, 1978 में हुआ था। संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष कानूनी अधिकार में जो है कौन से
जो है संविधान संशोधन के तहत कानूनी अधिकार में बदला गया था? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत बदला गया था। अब अगर बात करें तो 44वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार बनाया गया था। पहले जो ये था ये अनुच्छेद 31 में आता था। जब ये व्यक्ति का मौलिक अधिकार था तो ये अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आता था, ठीक है। तो बाद में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो इसे अनुच्छेद 31 से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया था और वो लिखा गया था अनुच्छेद 300 क में। जो अनुच्छेद है 300, इसके क भाग में लिखा गया है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो एक प्रकार का कानूनी अधिकार है, वो मौलिक अधिकार अब नहीं है। तो जब ये मौलिक अधिकार था तब ये था अनुच्छेद 31 में, और जब इसे कानूनी अधिकार बनाया गया तो ये चला गया था अनुच्छेद 300 क में। अब जैसे कि आप जानते हैं मौलिक अधिकार, सबसे पहले मौलिक अधिकार कितने होते थे? जब संपत्ति का अधिकार भी एक प्रकार का मौलिक अधिकार था तब कुल मिलाकर 7 जो है मौलिक अधिकार हुआ करते थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में सन 1978 में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया था। तब कितने मौलिक अधिकार रह गए थे? तब 6 मौलिक अधिकार रह गए थे, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला आता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है ये लिखा गया है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में, इसका वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 22 से अनुच्छेद 24 में है। माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 23 और 24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यह अनुच्छेद 25 और से लेकर 28 में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ये लिखा गया अनुच्छेद 29 और 30 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका वर्णन है अनुच्छेद 32 में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि संपत्ति का अधिकार पहले अनुच्छेद 31 में था, ठीक है दोस्तों, तो वो यहाँ पर आता था। लेकिन अब 29 से 30 में कौन सा? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, और अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब अगर बात करें कि जो है व्यक्ति के मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो जो मौलिक अधिकार है ये संविधान के भाग 3 में है। अभी मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति का और संसद का, इन सभी का उल्लेख, जिसमें प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति ये सब आते हैं, इनका उल्लेख तो भाग 5 में है। और भाग 3 में किसका उल्लेख है? भाग 3 में उल्लेख है मौलिक अधिकारों का, जो इस प्रकार है, ठीक है दोस्तों। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है और इनको आपको नोट जरूर कर लेना है। ये थे कल के टेस्ट के दोनों क्वेश्चन और उनसे जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं आज के टेस्ट पर। आज के हमारे टेस्ट का पहला प्रश्न है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने जो है रियासतों के प्रति सहायक संधि अपनाई थी। सहायक संधि अपनाने वाला पहला जो व्यक्ति कौन था? वो था लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली जो था ये कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल था उस समय, लॉर्ड वेलेजली। इसका समयकाल क्या रहा? इसका समयकाल था 1798 से लेकर 1798 से लेकर 1805। ये इसका समयकाल था लॉर्ड वेलेजली का। और लॉर्ड वेलेजली ने ही सहायक संधि की नीति अपनाई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा गया है कि सहायक संधि की नीति को अपनाने वाला जो है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल कौन था? वो था लॉर्ड वेलेजली। अब आपको बताना है कि जो सहायक संधि अपनाई गई थी तो इसके द्वारा किस रियासत से पहली बार सहायक संधि की गई थी? किस रियासत से सबसे पहले अंग्रेजों ने सहायक संधि की थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके बारे में आपको बहुत बार बताया है। तो 3 प्रकार के पद हुआ करते थे। सबसे पहले आया था कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल का, जिसके बाद आया था भारत के गवर्नर जनरल का पद, और सबसे अंत में आया था वायसराय का पद। तो आपको बताना है कि जो ये दूसरे नंबर का पद आया था भारत के गवर्नर जनरल का, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन बना था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी आंसर आपको देना है। तो ये थे जो है 19 दिसंबर से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कल के टेस्ट के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने हैं। साथ ही आज के जो है दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक है दोस्तों। तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही वैसे भी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आज के आंसर के जो है क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू।